नमस्कार, मैं पीयूष राय राम गुलाम राय यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल आपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर BF स्किनर के जीवन वृत्त से परिचय प्राप्त किया, साथ ही साथ उनके कृतित्व को भी आपने जाना। आज हम जानेंगे इनके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत एवं उसके मुख्य प्रयोग को। इस सिद्धांत के पूर्व आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के बारे में जानकारियां प्राप्त की थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी जो IP पावलोव महोदय के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, उसमें जो अधिगम करता था उनका कुत्ता, वह कुत्ता पूरी अधिगम की प्रक्रिया में निष्क्रिय एवं गौण भूमिका में है। उसके विपरीत स्किनर महोदय के ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी में जो सीखने वाला है वो सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका में है। जो पावलोव का कुत्ता था वो जिस अधिगम की परिस्थिति में था वह कुछ घटित होने का इंतजार कर रहा था, जैसे कि घंटी या भोजन। यदि घंटी बजती है तो भोजन आता है, भोजन आता है तो प्राणी अनुक्रिया करता है। अर्थात जो व्यवहार का आरंभ है वो प्राणी के द्वारा न होकर वातावरण के द्वारा किया जाता है। वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के प्रति ही प्राणी अपना व्यवहार करता है। तो व्यवहार का आगाज मूल रूप में वातावरण के द्वारा होता है, न कि प्राणी के द्वारा। इस सिद्धांत की इस व्यवस्था का स्किनर महोदय ने पुरजोर विरोध किया। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में नो स्टिमुलस नो रिस्पांस का गुण था। अर्थात यदि उद्दीपक नहीं है तो अनुक्रिया नहीं होगी। स्किनर महोदय का मानना था कि प्राणी वातावरण का मूक गुलाम नहीं होता है, अपितु वह अपनी पहल के द्वारा वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की कुव्वत रखता है, क्षमता रखता है। स्वभावतः प्राणी अपने अधिगम की प्रक्रिया में या अधिगम की परिस्थिति में कुछ क्रिया एवं व्यवहार करता है, सक्रिय होकर कुछ क्रिया और व्यवहार करता है, और उसके सक्रिय क्रिया एवं व्यवहार के प्रति वातावरण की भी प्रतिक्रिया होती है। यदि वातावरण की प्रतिक्रिया उसके अनुकूल होती है तो भविष्य में उसके द्वारा उस व्यवहार को दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसमें प्राणी की क्रिया एवं उससे उत्पन्न अर्थात प्रसूत परिणाम, ये दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्राणी को सक्रिय होकर अनुक्रिया करने के लिए बाध्य किया जाता है। फलस्वरूप उससे उत्पन्न जो परिणाम होते हैं उनको दृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि यदि कोई नवागंतुक या कोई अतिथि आपके घर आता है और आपका बच्चा उनको प्रणाम करता है, फलस्वरूप उसकी इस अनुक्रिया के लिए आप उसको प्रशंसित करते हैं, शाबाश, वाह वाह, वाह बेटा इत्यादि शब्दों के द्वारा उसको पुनर्बलित करते हैं। ऐसे में आप देखते हैं कि भावी भविष्य में कोई भी नवागंतुक, कोई भी अतिथि, कोई भी मेहमान आपके घर आता है तो आपका बच्चा उनको प्रणाम करना अपना फर्ज समझता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो पुनर्बलन प्राप्त कर चुका है। ध्यान रहे कि इस पूरी अधिगम की प्रक्रिया में बालक की प्रथम क्रिया अर्थात नवागंतुक को प्रणाम करना एवं माता पिता या आपके द्वारा उसको प्रशंसा देना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण अवयव माने जाते हैं। इस प्रकार नई अनुक्रियाओं को सीखना ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। अब परिचय प्राप्त करते हैं इनके प्रयोग से। यद्यपि स्किनर महोदय ने मनुष्यों पे भी प्रयोग किया, कबूतरों पे भी प्रयोग किया, चूहों पे भी प्रयोग किया, लेकिन जो इनके द्वारा किया गया चूहों पे प्रयोग था वो अधिक प्रसिद्ध था। तो आज हम परिचय प्राप्त करेंगे उनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित चूहों के प्रयोग से। इस चित्र को देखिए, ये एक ध्वनिरोधी बॉक्स था जहां किसी बाहरी ध्वनि का प्रवेश पाना नामुमकिन था। स्किनर महोदय ने ये विशेष बॉक्स बनाया था जिसमें एक भोजन का ट्रे था
एक लीवर था, रोशनी की व्यवस्था थी, जबकि यहाँ किसी भी तरह के आवाज़ या ध्वनि को आने की व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि स्किनर महोदय ने जब इस बॉक्स को बनाया तो इसका कोई नामकरण नहीं किया था, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने इसका नामकरण किया और इसे स्किनर बॉक्स का नाम दिया, और आज भी ये स्किनर बॉक्स के नाम से ही जाना जाता है। इस परिस्थिति में एक सफेद चूहा जो अधिगमकर्ता की भूमिका निभाता है वो इस बॉक्स में बैठा होता है। ये चूहा भूखा होता है। ये लीवर जो है इसको दबाने पे भोजन का टुकड़ा भोजन के तस्तरी में आकर गिरेगा। कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई थी। ये जो लीवर था ये यदि दबाया जाएगा तो ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, जिसमें लीवर को दबाने की रिकॉर्डिंग हो जाती थी। क्योंकि ये चूहा भूखा था, इसको भोजन चाहिए होता था, तो आरंभ में ये चूहा इसकी दीवारों को सूंघता है, उछल कूद मचाता है, और फिर ये इस लीवर के पास पहुंचता है, उसे भी ये सूंघता है। एकाएक ये इस लीवर को दबा देता है। परिणाम स्वरूप भोजन का टुकड़ा इस तस्तरी में आकर गिरता है और चूहा भोजन प्राप्त कर लेता है। अगले प्रयास में चूहे को फिर भूखा रख के यहाँ पे बैठाया गया और स्किनर महोदय ने देखा कि वो सूंघना या उछल कूद मचाना इन गतिविधियों को कम कर देता है और जाके लीवर दबा के भोजन प्राप्त कर लेता है। अंतिम प्रयासों में इन्होंने देखा कि वो अन्य किसी गतिविधि को न करके सीधे लीवर को दबा के भोजन प्राप्त कर लेता है। ध्यान रहे, चूहा लीवर को दबाने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। वो जितनी बार लीवर को दबाएगा उतनी बार भोजन का टुकड़ा आके तस्तरी में गिरेगा। इस प्रकार चूहा सक्रिय होकर अनुक्रियाओं के द्वारा अनुबंधन प्राप्त करता है और लीवर को दबा के भोजन प्राप्त किया जाएगा, यह चूहा सीख लेता है। स्किनर महोदय ने चूहे के द्वारा लीवर दबाया जाना, उसके इस व्यवहार का जब विश्लेषण किया तो ये पाया कि जो भोजन रूपी पुनर्बलक है या भोजन रूपी जो पुनर्बलन उसको प्रदान किया जाता है वह उसे लीवर को दबाने के लिए प्रेरित करता है और लीवर दबाने की अनुक्रिया को वह सीख जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उससे तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जहां पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। तो मित्रों, ये रहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत एवं उसका मुख्य प्रयोग। अगले भाग में हम जानेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंशों के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।